कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। चलिए आप वीडियो बना लेते हैं एक और थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे फास्ट फॉरवर्ड मोड में। ठीक है, तो आज किस टॉपिक पर बात करते हैं। हाँ, दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सबके बीच में कल की कहाँ है और हमारे लिए सबसे जरूरी है हम कहाँ हैं। चीन भारत की सीमा पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। उस बांध को बनने के मायने क्या है? इसका अर्थ यह है कि चीन जब चाहे पानी लेफ्ट करके उस एरिया में तबाही ला सकता है। पानी की तबाही बहुत जबरदस्त तबाही होती है, प्रलय जैसा माहौल पैदा कर देती है उस एरिया में। नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत खड़ी हो जाएगी। समस्या यह तो है कि चीन क्या कर रहा है, पर उससे कहीं ज्यादा बड़ी समस्या है कि भारत सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही। जो खबरें बाहर चल रही है भारत के, वो जो मीडिया में चल रही है, वह सब ये दिखा रही है, जो भी विदेशों में चल रही है, कि सरकार उस मुद्दे को उठा ही नहीं रही। अच्छी तरह उठा सकती थी इंटरनेशनल फोरम पर, चाइना को पूरा बायकॉट कर सकती थी, चीन को रोक भी सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी। पर विदेशी सरकार, मीडिया सब हैरान है कि भारत सरकार ने ऐसा कुछ भी क्यों नहीं किया। देखिए चीन क्या कर रहा है, वह आने वाले समय की तैयारी कर रहा है और सभी देशों के साथ कर रहा है। वहाँ वो ईरान को मिडिल ईस्ट में सारे सपोर्ट दिए दे रहा है, हथियारों से लेके जेट, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह सब। वहाँ वह पाकिस्तान को स्ट्रांग बनाए दे रहा है। वैश्विक परिस्थितियां इस समय बहुत खराब है और होती ही जा रही है। पर हमारे लिए समस्या यह है कि भारत के लिए और ज्यादा खराब होती जा रही है। मतलब ऐसे कुछ घटनाक्रम हो गए हैं कि भारत इस पूरे सीन में अलग थलग होता जा रहा है। बाकी की बातें कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट का मसला, पिछली बार जब मैंने इस टॉपिक को उठाया था तो मैं क्लियर किया था कि ये मसला अभी सुलझना नहीं है। ऐसे नहीं तो वैसे ईरान न्यूक्लियर पावर के और पास पहुंचेगा, उसे हासिल भी कर लेगा। और ईरान का न्यूक्लियर पावर गेन करना मिडिल ईस्ट के सारे शक्ति समीकरण को पूरी तरह बदल देगा। मैंने आपको बहुत कुछ बताया था पिछली बार, उनमें से बहुत सी चीजें होने लग गई हैं या हो रही हैं। रिपीट कर देता हूँ मेन पॉइंट्स। इजराइल मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पावर को रिप्रेजेंट करता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश अब अमेरिका के साथ हैं। पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार ले लेना मिडिल ईस्ट के सारे शक्ति समीकरण बदल देता है। ईरान के पास परमाणु हथियार आएंगे तो इजराइल के ऊपर अस्तित्व का संकट आ जाएगा। मतलब फिर इजराइल को पता है वह नहीं रह सकता। अमेरिका का भी वर्चस्व खत्म। फिर जो दूसरे देश है मिडिल ईस्ट के, सऊदी अरब, कुवैत, वह सब भी परमाणु हथियारों के लिए जाएंगे। एक बात आपको समझनी होगी, इजराइल ईरान का जो युद्ध है वो बहुत ही अलग किस्म का युद्ध है। बात इन दो देशों में इस हद तक बढ़ चुकी है, एक का होना दूसरे का खात्मा है। और विश्वास नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ। तो इजराइल को अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो इजराइल को ईरान को खत्म करना ही होगा। इस बार इजराइल का प्लान फेल हो गया, फिर वह दोबारा चीजों पर नजर रखेगा, उन्हें लेफ्ट नहीं करेगा और बस समय का इंतजार करेगा। जिस दिन भी इजराइल को जिस दिन भी इजराइल को पक्की जानकारी मिल गई कहाँ पर क्या हो रहा है, इजराइल फिर वही सब करेगा। पर इस बार चीजें वैसे नहीं रहेंगी जैसे अब तक थी, अब वह बदलेंगी। इस बार पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी है, मतलब मुख्य देश तो बट ही चुके हैं। इस बार अगर मामला हाइपर हुआ तो कहानी विश्व युद्ध तक जा सकती है। अब इसमें भी हमारे सामने समस्या यह है कि भारत किस पार्टी में है। देखिए अब से कुछ साल पहले जो स्थिति थी, भारत जानबूझकर न्यूट्रल रहता था, मतलब किसी के भी पक्ष में नहीं। पर अब कुछ ऐसा हो चुका है कि अब कोई पक्ष भारत में इंटरेस्टेड दिख ही नहीं रहा। न तो अमेरिका वाली साइड दिख रही है, न रूस वाली। अब यह कोई बहुत सही स्थिति नहीं है। जब विश्व हमें इस लायक नहीं समझ रहा कि हमारा पक्ष मैटर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही गलत कर रहे हैं। अब कुछ दूसरी चीजें समझ लेते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध आपको पता ही है कितने समय से चल रहा है। अब चलिए, यह युद्ध तो जो हो रहे हैं सो हो रहे हैं। अब मुख्य बात पर आइए। कुछ दुनिया में होता है, कुछ भी दुनिया में होता है, युद्ध भी होता है, पीछे सबके आधार पैसा ही होता है। अगर आप और हम भी एक कदम चल रहे हैं तो खाना खा पाएंगे, तभी तो चल पाएंगे। खाना फ्री का तो आता नहीं, पैसा तो लगता ही है। तो पैसा वह चीज है जो संसार को या फिर सांसारिक दुनिया को चलायमान रखती है। तो फिर जब युद्ध होगा या कुछ भी होगा, बिना पैसे के तो होगा नहीं। अब अमेरिका करता है दुनिया के आर्थिक मसलों को कंट्रोल। ठीक है, वह शक्तिशाली है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है आर्थिक रूप से भी। पर एक बात और है, वह है कि इंटरनेशनल मसलों में डॉलर की मान्यता है। डॉलर एक तरह से ग्लोबल करेंसी है और इसके पीछे बहुत से कारण हैं। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है, फिर अमेरिका की ताकत, उसकी पोजीशन। तो अमेरिका डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर लेता है। अब देखिए हो क्या रहा है।
दुनिया के दूसरे देश जो अमेरिका की इस हरकत से परेशान है, वह डॉलर का समाधान खोजने की तैयारी कर रहे हैं। समाधान खोजना बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि फिर आपको इतना शक्तिशाली होना कि आप सभी को मान्य हो। तो वैश्विक स्थिति यह चल रही है, यह चलती रहेगी और आगे बहुत ही गंभीर होती जाएगी। अब इन सब समीकरणों में भारत की स्थिति समझिए। भारत अभी ठीक स्थिति में नहीं है, पर अभी यह कल्कि के उदय का समय चल रहा है। वह आएंगे, राइज करेंगे और भारत की स्थिति भी बदलती चली जाएगी। और हाँ, यह सब कुछ बहुत ही तेजी से होगा। मतलब आप सभी अभी के भारत की स्थिति क्या है और 15 महीने भारत बाद का भारत यहाँ से एकदम अलग होगा। अब देखिए, मैंने आपको यह भी बताया कि कल की एक बिजनेसमैन के तौर पर एंट्री लेंगे। अब हल्की एंट्री तो होगी नहीं, अगर हल्की हुई भी तो वह तेज हो जाएगी और अपनी रफ्तार ले लेगी। अब यहाँ पर एक बात समझो, कल्कि की जो राइजिंग या उदय है वह एक अकेले आदमी का उदय नहीं है। उनके साथ वह पूरा समाज, देश और फिर दुनिया की भी राइजिंग होगी। पर हाँ, सबसे पहला असर तो भारत पर ही दिखेगा। अब इवोल्यूशन का मतलब तो देखिए आप लोगों को पता ही है। जहाँ पर कुछ भी इवॉल्व होता है, डेवलप होता है, उसके यूजेस इवॉल्व होते हैं, वह सब इवॉल्व ही होते हैं। अब कल्कि के साथ क्या है, वह सांसारिक और आध्यात्मिक चेतना का पूरा इवोल्यूशन है। अब यह बात फिर बहुत गहरी है। चलिए उतरते हैं इसकी गहराई में। सतयुग में नरसिम्हा अवतार थे, कली बच्चा था। अब तो नरसिम्हा उस समय के हिसाब से इवॉल्व थे। रावण एक जीवन शैली थी पूरी, तो अब उस हिसाब से राम इवॉल्व होकर आए। फिर जो कुछ भी सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना कृष्ण के समय थी, कली की जो सामाजिक पकड़ थी उस हिसाब से कृष्ण आए। अब आप इस समय कली की चेतना देखिए, वह कितनी इवॉल्व है, हाईएस्ट लेवल पर है अब तक। तो कल्कि भी फिर हाईएस्ट लेवल की ही ईश्वरीय चेतना आएगी। तो वह दोनों तरह से एक्ट करेगी, सांसारिक तरह से और आध्यात्मिक तरह से भी। अब आपको हम कल्कि की कार्य प्रणाली को समझाने की कोशिश करते हैं। आप नरसिम्हा को देखो, सारे कर्म उन्होंने शरीर के स्तर पर ही किए। फिर आप राम पर आओ, उनका जो कार्य करने का स्तर था, जो उसमें शरीर की इन्वॉल्वमेंट थी, वह नरसिम्हा से कुछ कम था, पर कृष्ण से कहीं ज्यादा था। राम अपने हर युद्ध में पर्सनली इन्वॉल्व थे। अब आप कृष्ण को देखिए, वह कुछ कम इन्वॉल्व थे। और जितना ही ये लोग शरीर के स्तर पर कम इन्वॉल्व होते गए, उतना ही चेतना के स्तर पर ज्यादा इन्वॉल्व होते गए। अब कल्कि के केस में आप ऐसे ही मानिए, शारीरिक कर्म हो जाएंगे खुद के। मतलब जिस तरह कृष्ण इन्वॉल्व रहे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, केवल सोच विचार या मार्गदर्शन के स्तर पर थे, पर फिर भी खुद रथ तो चला रहे थे। कल्कि इससे भी आगे जाएंगे, वह पूरी तरह मानसिक स्तर पर आ जाएंगे। उनकी शारीरिक इन्वॉल्वमेंट और कम हो जाएगी। इसका अर्थ देखिए, आप गलत मत निकालिए। इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि कल्कि मनुष्य रूप में कर्म नहीं करेंगे। वह बिल्कुल करेंगे, पूरी तरह करेंगे। पर आपको जब तक उदाहरण नहीं दूंगा आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए फिर वही जयद्रथ का पुराना उदाहरण आपको दिए देते हैं। जयद्रथ वध का उदाहरण हमने आपको कई बार दे दिया, पर हर कहानी के हिसाब से इसकी शिक्षा और देखने का परसेप्शन बदल जाता है। जयद्रथ वध कैसे हुआ था? प्रतिज्ञा अर्जुन की थी, पर सारा कार्य बादलों ने, सूरज ने और जयद्रथ और कौरवों के चंचल मन ने किया था। कृष्ण तो बस कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ऐसे ही समझ लीजिए, सारा कार्य इस बार बहुत ही हाई लेवल पर कॉस्मिक वर्ल्ड या फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के बीच में चलेगा। पर ऐसा भी ना समझिए कि हम लोग जो प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं लीला में एंटर करने के लिए, तो हमारा कोई रोल ही नहीं रहेगा। रहेगा, बिल्कुल रहेगा। इस बार कुरुक्षेत्र बहुत ही बड़ा है, सारी दुनिया है, तो हम मनुष्य के इन्वॉल्वमेंट के बिना कुछ होगा तो होना तो है नहीं। अब दुनिया भर के समीकरण जो चल रहे हैं वो तो देखो ठीक है, पर कल्कि के उदय के बाद कहानी बदलेगी। दुनिया को ना एक ऐसी स्थिति से डील करना जिसके लिए वो तैयार नहीं है। मतलब आप और हम तो जनता है, हमारे ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया चलाने वाली शक्तियों की बात हो रही है। ऐसी स्थिति आने वाली है जिससे उन्होंने कभी डील ही ना किया हो। कल्कि की एंट्री सारी कहानी बदल देगी। अब अगर मैं आपसे यह कह दूंगा, सबसे पहले तो वह पैसा कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, पूरी दुनिया का पैसा खींचना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है आप फिर बाकी गुणों को कम आंक लो, मत आंकिए। युद्ध भी होंगे, ज्ञान भी बटेगा, अहंकार भी टूटेगा, कली भी खत्म होगा, दुनिया भर के शक्ति समीकरण सब बदलेंगे। एक नया युग शुरू होगा और लेता जाएगा सारी दुनिया को।
पर हाँ, वह पॉइंट जिससे कल्कि की शक्तियां उदय होना शुरू होंगी वही कंपनी ही होगी जो सारी दुनिया का पैसा खींचना शुरू कर देगी। और कुछ पता है आपको? देखिए, कल्कि की कार्य प्रणाली में एक बात और आपको देखने को मिलेगी। कल्कि जितनी शक्ति लगाएंगे उतना ही उन्हें दिमाग कम लगाना होगा या मैनिपुलेशंस कम करनी होगी। अब इस बात का अर्थ क्या है? कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में बस अपनी शक्ति दिखा देते और लगा लेते। उन्हें फिर भीष्म को कैसे मारना है, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण या दुर्योधन को कैसे, यह सब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही धर्म संकट कल्कि के सामने आएगा, पर हाँ, बहुत ही बड़े स्तर पर आएगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र भी बहुत बड़ा है इस बार। मतलब उनके सामने कोई भी चुनौती आ जाएगी, या तो वह उन्हें अपनी बुद्धि से सुलझाने या फिर अपनी शक्ति से। अब जितनी ज्यादा बुद्धि वह लगाएंगे उतना ही ज्यादा हम लोग उसे मैनिपुलेशन या दूसरे मैटर में डाल देंगे। ठीक है, हम समझ जाएंगे कि ईश्वर की लीला है, जैसे कृष्ण के केस में समझ गए थे, पर फिर भी कृष्ण का एक नाम छलिया भी हम लोग कहते तो हैं। ऐसा ही कल्कि के केस में होगा। अच्छा, जो दूसरा ऑप्शन उनके सामने होगा वह है कि शक्ति लगाएं। अब वह शक्ति लगाएंगे तो यह सारा खेल कहीं और पहुंच जाएगा। फिर सारी दुनिया को सीधे सीधे समझ आना शुरू हो जाएगा कि इस खेल में कौन उतर आया है। तो कल्कि इन शक्तियों को खुद डायरेक्टली अप्लाई करने से बचने की कोशिश करेंगे। पर हाँ, यह भी आपको बता देते हैं, फिर भी कई ऐसे मौके आएंगे कि उन्हें शक्ति लगानी पड़ ही जाएगी। अच्छा, अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, क्यों इतना घूमना और घुमाना? कारण आपको इन बातों का और कभी बता देंगे। जो 7 शहर आप लोगों ने सिलेक्ट किए थे कल की लीला के लिए, शायद जो मुझे आभास होता है उनमें अगले महीने से कुछ तो होना चाहिए। देखते हैं, मुझे भी क्या पता। पर अब यह समय चल रहा है कि दुनिया का सारा सिस्टम कल्कि से कहीं मिलेगा। हम लोग चल रहे हैं धीमे धीमे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ। चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ट्रोलर्स, आप तो आओ, आपको ब्लॉक करने के लिए किसी को रखा है। बाकी दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, मैं कल्कि को नहीं जानता। कल्कि को केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।